So now we will continue what we were studying in our last lecture. We studied previously physical chemistry and organic chemistry in detail, and now we will study its third branch, that is inorganic chemistry. Inorganic chemistry deals with the study of all elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen, which are also known as hydrocarbons, and their derivatives. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन एंड हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा जो बाकी सारे कंपाउंड्स हैं जो कि एलिमेंट से बनते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। क्योंकि जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो हम पढ़ चुके हैं कि ये हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। It has applications in every aspect of the chemical industry such as glass, cement, ceramics and metallurgy. Metallurgy is also called as extraction of metals from ores. जो ये हमारे पास ओर्स पाए जाते हैं नेचर में, उसके अंदर से टेक्निक्स यूज़ करके, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको हम मेटलर्जी कहते हैं। और सिरेमिक्स में डिफरेंट वी कैन से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं हम, लाइक डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हैं, और ये सिरेमिक इंडस्ट्री में इस तरह के बर्तन बनाए जाते हैं। तो ये सारी सिरेमिक इंडस्ट्री में ये भी सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही स्टडी करता है, और सीमेंट और ग्लास में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही यूज़ होती है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू इट्स फोर्थ ब्रांच विच इज़ बायोकेमिस्ट्री। अगर अब आप इस वर्ड को देख लें, बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस। सो वी कैन से केमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन ए लिविंग ऑर्गेनिम्स आर स्टडीड इन दिस ब्रांच। अब हम इसकी लाइंस देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिम्स। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को, कॉम्पोजिशन को और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करती है ये ब्रांच। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज synthesis and metabolism of biomolecules like carbohydrates, proteins and fats। जो मेन हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो स्टडी किए जाते हैं, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनते हैं, और ये प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, फैट्स कैसे बनते हैं, और फिर ये जब बनने के बाद कैसे यूटिलाइज़ होते हैं, इनका पूरा साइकिल क्या होता है, ये सारा का सारा हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। जैसे कि हमें पता होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इस तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, जबकि प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। इसी तरह से जो भी यानी कि सब्सटेंसेस पाए जाते हैं वो प्रॉपर कंपाउंड से मिलके बन रहे होते हैं, और आगे उनका एक पूरा साइकिल चल रहा होता है जिसके थ्रू वो यूटिलाइज़ हो रहे होते हैं। तो ये सारा बायोकेमिस्ट्री स्टडी करती है। बायोकेमिस्ट्री इमर्ज्ड एज ए सेपरेट डिसिप्लिन व्हेन साइंटिस्ट बिगेन टू स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स obtain energy from food or how the fundamental biological changes occur during a disease। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम प्लांट खाते हैं, तो प्लांट के अंदर हम कहते हैं कि ग्लूकोज बनती है जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं तो वो उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं एक प्रॉपर साइकिल की तरह के थ्रू, के उन्हें एटीपी मिलता है और वो यूटिलाइज़ होता है, एनर्जी उन्हें मिलती है उसके थ्रू। उसी तरह से फूड अगर हम देख लें कि प्रोटीन्स मिलते हैं जब वो डिफरेंट चीज़ों को खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में ही स्टडी की जाती हैं। और लेकिन जब डिजीज़ हो जाती हैं तो वो सही तरह से उनकी सिंथेसिस नहीं हो रही होती, समटाइम्स सही तरह से वो यूटिलाइज़ नहीं हो रहे होते, तो वो उनमें मेल फंक्शनिंग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी बायोकेमिस्ट्री ही स्टडी करती है। एग्जाम्पल्स इसकी हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। तो मेडिसिन में यानी कि एक साइकिल है, तो यानी कि कहाँ पे मेल फंक्शनिंग हो रही है, तो यानी कि कौन सी चीज़ है जो उसको सही कर सकती है, तो ये सारी बायोकेमिस्ट्री में ही स्टडी की जाती है। और फूड साइंसेस में भी बायोकेमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है, और एग्रीकल्चर में भी बायोकेमिस्ट्री का बहुत रोल है। अब हम आ जाते हैं इसकी फिफ्थ ब्रांच की तरफ, जो कि है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब हमारे पास इंडस्ट्री है, और जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो एक कमर्शियल स्केल यानी कि एक बड़े लेवल पे
मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं, और इसको स्टडी करती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये डील करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स। बेसिक केमिकल्स में आ जाते हैं ऑक्सीजन, O2, क्लोरीन, Cl2, अमोनिया, NH3, कास्टिक सोडा, NaOH, नाइट्रिक एसिड, HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये सारे बेसिक केमिकल्स पहले मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, फिर इन केमिकल्स को यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स वो होते हैं जो बेसिक मटेरियल्स होते हैं, जो कि दूसरी बड़ी चीज़ें बनाने के लिए काम आते हैं। उनकी यानी कि आपस में रिएक्शन करवाया जाता है ताकि हम इंडस्ट्रीज़ में फर्टिलाइज़र्स बना सकें, सोप बना सकें, टेक्सटाइल्स में यूज़ होते हैं, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं, पेंट्स में यूज़ होते हैं, पेपर एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। अब हम आ जाते हैं 6th ब्रांच की तरफ, जो कि है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। इस ब्रांच में हम ये स्टडी करते हैं कि जो एक एलिमेंट है क्या वो रेडियो एक्टिव है या नहीं, वो न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन देता है या नहीं। मींस रेडियो एक्टिविटी वो होता है कि जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल होता है, वो डिफरेंट रेज प्रोड्यूस करता है आफ्टर फिजन। तो और ये डिफरेंट न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो ये 3 चीज़ों के साथ ये डील करते हैं: रेडियो एक्टिविटी, nuclear processes and properties. The main concern of this branch is with the atomic energy and its uses in daily life. तो इस ब्रांच में मेनली हम क्या देखते हैं, एटॉमिक एनर्जी देखते हैं और उसके यूजेस जो वो डेली लाइफ में हमें दे रही होती हैं। It also includes the study of the chemical effects resulting from the absorption of radiation within animals, plants and other materials. जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होती है उसके अंदर से जब रेडिएशंस इमिट होती हैं उस ड्यू टू इट्स रेडियो एक्टिविटी, तो जब एनिमल्स, प्लांट्स और अदर मटेरियल्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये सब हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशंस इन मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल थेरेपी में हम उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं और पता लगाते हैं कि भाई क्या डिज़ीज़ है। कैंसर ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ हो रहे होते हैं, थेरेपीज़ में यूज़ हो रहे होते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में यूज़ हो रहे होते हैं, एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यानी कि न्यूक्लियर फिशन हम करवाते हैं तो एनर्जी देते हैं थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स एट्सेट्रा। अब हम आ जाते हैं 7th ब्रांच की तरफ, जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। लाइक हम ये स्टडी करते हैं डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं, ट्रोपोस्फेयर, लिथोस्फेयर, इस तरह। और या हमारे एटमॉस्फेयर में हम वाटर को स्टडी करते हैं कि ये भी हमारे इन्वायरमेंट का ही कंपोनेंट है। एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं कि कौन सी गैस कितनी अमाउंट में पाई जाती है। एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनका हमारी इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। जैसे कि इतनी ज़्यादा मोटर बाइक्स होने की वजह से, इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रही है यहाँ पे, यानी कि टेम्परेचर इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को इफ़ेक्ट होने की वजह से जाहिर सी बात है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो वो भी वापस में ह्यूमन को ही इफ़ेक्ट कर रहे हैं। लाइक ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है। Environmental chemistry is related to other branches like biology study of life, geology study of earth, ecology study of environment, and the interaction of human with its environment, soil and water. The knowledge of chemical processes taking place in environment is necessary for its improvement and protection against pollution. तो जो केमिकल प्रोसेस जो कि इन्वायरमेंट में टेकिंग प्लेस हो रहे हैं वो उनके बारे में नॉलेज हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री देता है। और कि इस क्या नेसेसरी हमें स्टेप्स लेने चाहिए इस इन्वायरमेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए, और हम कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पोल्यूशन से। ये सब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ही स्टडी किया जाता है। अब हम आ जाते हैं इसकी 8th ब्रांच की तरफ, जो कि है एनालिटिकल केमिस्ट्री. Analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with
separation and analysis of a sample to identify its components. एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एक सैम्पल लेते हैं, उसके अंदर से उसको हम एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं. तो दिस सेपरेशन इज़ कैरिड आउट प्रेयर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. अब ये जो एनालिसिस होता है ये दो टाइप का एनालिसिस होता है. एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है वो हमें प्रोवाइड करता है कि ये जो हमने सैंपल लिया है इसके अंदर कौन कौन से केमिकल स्पीशीज़ पाए जा रहे हैं, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज़ के बारे में बताता है. हमें आइडेंटिटी पता चलती है कि कौन सा एलिमेंट इसमें पाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ इसमें है. ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल. फिर जब हम पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं हम पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी केमिकल स्पीशी है जो इसको कंपोज कर रही है सैंपल को. फिर हम यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में डिटरमाइन करते हैं कि जो ईच कंपोनेंट जो कि सैंपल में है उसकी कितनी अमाउंट है, कौन ज़्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है और कौन कम अमाउंट में पाया जा रहा है. हेंस इन दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर एनालिसिस आर स्टडीड. तो इस ब्रांच में डिफरेंट टेक्निक्स को और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके हम सैंपल को एनालाइज करते हैं. द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस. इस ब्रांच में हम फूड की एनालिसिस कर लेते हैं कि ये कंटामिनेटेड फूड है या नहीं, वाटर प्योर है या नहीं. हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, क्लिनिकल एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि हमें कोई भी सैंपल दे दें तो हम आराम से बता दे सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ इतनी अमाउंट में पाई जाती है, ये कंटामिनेटेड है ऑल्दो, या ये प्योर फॉर्म में है, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए कैसा रहेगा. इसलिए तो ये थी 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री दैट वी स्टडीड. पहले हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में फ़िज़िकल केमिस्ट्री को स्टडी किया है, जिसमें हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप को स्टडी करता है बिटवीन कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और इनके दरमियान जो चेंजेस आ रही हैं उनको स्टडी करता है. और हमने टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ा. फिर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेम्परेचर के इसके ऊपर इफ़ेक्ट के बारे में भी पढ़ा कि कैसे टेम्परेचर में चेंज होने से कंपोजिशन स्टेट चेंज हो जाती है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं, और फिर हमने उसकी एप्लीकेशंस देखी. इसी तरह से हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा कि हाइड्रोकार्बन्स के अलावा और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी को हम स्टडी करते हैं, और हमने उसकी एप्लीकेशंस देखी. बायोकेमिस्ट्री में हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली केमिकल प्रोसेसेस को ये स्टडी करता है. फिर हमने उसकी एप्लीकेशंस देखी. फिर हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ गए और हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल लेवल पे या कमर्शियल स्केल पे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हो रही है वो इसमें स्टडी की जाती है. और यहाँ पे फिर हमने उसकी एग्जांपल्स देखे. न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बात की कि रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं. फिर हमने इसकी एप्लीकेशंस के बारे में देखा. फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के उन पे इफ़ेक्ट को देखा. और इसकी हमने डिफरेंट ब्रांचेस के साथ इसका रिलेशन देखा. और फिर हमने लास्ट में एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जिसमें सैंपल को एनालाइज किया जाता है कि इसके अंदर कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में हमने पढ़ा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ा. दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. So you will solve that box by yourself, and we will meet in our next lecture. So Allah Hafiz.